देखने के अलावा आपको कोई और रोड मैप देखने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिलेबस, इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनकी वेटेजेस, हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, बुक्स, टॉपर्स टाइम टेबल, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे हैंडल करने हैं, एंड लास्टली एक सीक्रेट एडवाइस। उस सीक्रेट एडवाइस के बारे में आपको बहुत लोग मिसगाइड करते हुए मिल जाएंगे, बट मेरा उसके बारे में ओपिनियन कंप्लीटली डिफरेंट है। आप वीडियो को एंड तक देखना उसे जानने के लिए। चलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीश है। अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने क्लास 10th के अंदर 99.4% स्कोर करे थे। मैंने जो मेजर पढ़ाई करी थी वो लास्ट के 2-3 महीने में करी थी, एंड ऐसा क्यों है उसका रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो के अंदर। तो आज हम उसके बारे में ना बात करके रोड मैप के बारे में बात करेंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। सबसे पहले है सिलेबस। तो देखो, क्लास 10 के अंदर सबको लगता है कि भाई सिलेबस तो सबको ही पता है, एंड इनफैक्ट ये काफी हद तक सच भी है। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, स्कूल के एग्जाम्स में आते हैं, बट वो बोर्ड में नहीं आते। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि कई लोग पुरानी बुक्स यूज कर रहे होते हैं किसी सीनियर वगैरह की लेके, एंड उसके अलावा कई लोग जैसे पढ़ाई भी करते हैं तो यूट्यूब के पुराने लेक्चर से कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक्जैक्टली नहीं पता होता है क्या सिलेबस में क्या नहीं है। जैसे मैथ्स की कई सारी एक्सरसाइजेस हट गई हैं जो कि पहले हुआ करती थी। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप तो यही होगा भाई कि कुछ भी पढ़ने जाएंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो एक बार सिलेबस देख लेंगे। एंड इसीलिए मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस दिखाने वाला हूँ। ये है साइंस का सिलेबस, ये है मैथ्स का सिलेबस, ये है सोशल साइंस का सिलेबस, ये इंग्लिश का। इन सिलेबस का लिंक तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो तुम वहां से भी जाके देख सकते हो। एक बार बस इतना ध्यान रख लेना कि जो तुम पढ़ रहे हो सिलेबस में है ना। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब देखो, ये कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है क्लास 10th के लिए। बट देखो, अगर तुम्हारा टारगेट 95 प्लस का है तो तुमको ऐसे ही सोच के चलना है कि मेरे को फुल ही लेके आने हैं, एंड उसके लिए तुम्हें सब कुछ ही कवर करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चैप्टर छोड़ के जाएंगे, बट हाँ ऐसा जरूर है कि तैयारी करते वक्त हम हो सकता है जिन चैप्टर की वेटेजेस ज्यादा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा टाइम दे दें। अब देखो, सीबीएसई अपने सिलेबस के साथ ही ये शेयर कर देता है कि किस यूनिट का कितना वेटेज होगा, तो वो तुम्हारे स्क्रीन पे है। बट ऑब्वियसली एक यूनिट के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं और वो इंडिविजुअल वेटेज नहीं बताता है। तो पास्ट ट्रेंड्स को मैंने एनालाइज करा है, एंड मैं उसके बेसिस पे तुम्हें बताने वाला हूँ। तो जब तुम तैयारी कर रहे हो तो इन चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना। तो सबसे पहले है साइंस। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइफ प्रोसेसेस, इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो, मैं तुम्हें लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ हर बार की तरह, बट आई रियलाइज कि बहुत ही कम लोग फिर उसे एक्सेस करते हैं। इसलिए आई वांट कि तुम पीछे जाओ और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब भी तुम फुल फ्लेज साइंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो तुम्हें ध्यान रहे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ट्रायंगल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नेशनलिज्म इन इंडिया एंड यूरोप दोनों, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, मनी एंड क्रेडिट, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट इज इंग्लिश, जिसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये रहे। अब मैंने इंग्लिश कम्युनिकेटिव तो उतनी एनालिसिस नहीं कर रखी है, बट अगर वो ज्यादा स्टूडेंट्स के पास होगी देन मैं उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आपको चैप्टर्स प्रिपेयर तो सारे ही करने हैं, क्योंकि हम फुल मार्क्स टारगेट कर रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि हमें पता चल जाए कि एक चैप्टर के अंदर मेजरली क्वेश्चन आता किस टॉपिक से है। इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाकर उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर डालने वाला हूँ। तो अब आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो एक बार गो थ्रू कर लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि सिलेबस क्या है एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होने वाले हैं, तो अब बहुत ही जरूरी है कि हम समझ जाएं कि आखिर हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको चैप्टर की बेसिक थ्योरी खत्म करनी है। अब उसको करने का तरीका पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अलावा किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी पे कूद जाए। मतलब इंग्लिश हिंदी में आप डायरेक्ट स्टोरी पढ़ रहे हो तो ठीक है, समझ में आ जाती है, बट मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सेम विद साइंस, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, आप डायरेक्ट उसके एनसीईआरटी में जंप कर रहे हो तो आपको उतनी इन डेप्थ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टार्ट करो पहले उस चैप्टर के लेक्चर्स देखकर। अब अगर आप स्कूल में हो, आपके टीचर्स अच्छे हैं एंड आप सही पेस पे हो, तब तो वेरी गुड, आप उनके लेक्चर्स पे स्टिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, आप पीछे छूट गए हो, आपको 1-2 महीने के अंदर फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है, तब आप ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ जाओ। टाइम कम है तो बेस्ट तो वन शॉट्स ही रहेंगे, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको किस टीचर का ज्यादा समझ में आ रहा है। वैसे भी देखें तो मोर और लेस सेम ही कंटेंट होता है। साइंस एंड सोशल साइंस में आप पहले पूरा चैप्टर देख लो एंड देन नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। बट मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक्सरसाइज वाइज चीजें समझनी है। आपने मान लो एक चैप्टर स्टार्ट करा, आपको पहले समझना है कि मान लो एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या थ्योरी है, आपने उतना देख लिया, फिर आपको एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है। देन सेम एक्सरसाइज 1.2 के लिए आप थ्योरी समझो, उसे खुद से सॉल्व करो। सारे एक्सरसाइजेस की थ्योरी छोटी छोटी होती है, वैसे वो 15-20 मिनट की होगी। मेजरली आपको फॉर्मूला समझ लेना है जिसका यूज करने वाले हो आप अगले एक्सरसाइज के अंदर, एंड आपको फर्स्ट टाइम में ट्राई करना है कि आप सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लो। आप किसी वीडियो लेक्चर में या फिर किसी वन शॉट में पहले सॉल्यूशन मत देखना, उसे पहले खुद से ट्राई करना है, एंड देन जिन क्वेश्चंस में डाउट है स्पेसिफिकली उनको समझ लेना। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, बट आफ्टर आपने वन शॉट्स देख लिए हैं, आपको करना ये है कि सपोज मैंने साइंस का एक वन शॉट देख लिया है, तो अब मुझे उसके इंटेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस
करने हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप देखो आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, एंड उसके बाद रिगार्डलेस कि आपको उसका सोल्यूशन पता था या नहीं पता था, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खोल लेना और वहां पे एक बार उसका आंसर पढ़ लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी की वर्डिंग्स में कैसे उन लोगों ने आंसर कर रखा है। क्योंकि साइंस के अंदर काफी लोगों को आंसर तो पता होता है बट उन्हें वो लिखने नहीं आता। इसलिए जब आप ऐसे आंसर्स पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली रियलाइज होगा कि लिखने का तरीका क्या होता है। सेम आपको सोशल साइंस के अंदर भी करना है कि पहले चैप्टर को वन शॉट देख लिया, फिर उसके टेक्स्ट क्वेश्चन से गो थ्रू कर लिया। इंग्लिश के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ना, ताकि आपको स्टोरी पढ़ने का भी मजा है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, एंड इनफैक्ट अगर आप वीडियो बाद में भी देख रहे हो, 2-3 महीने कम नहीं होते हैं, आप आराम से स्टोरी को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब के ऊपर किसी की समरी देख सकते हो, बट आप समरी किसी ऐसे बंदे की देखना जो थोड़ा बुक से गो थ्रू करके पढ़ा रहा हो, एंड पोएम्स के अंदर आपको पोएटिक डिवाइसेस वगैरह समझा दे रहा हो। अब पिछले साल के बच्चों के साथ भी मैंने ऐसा करा था, एंड इस साल मैं करने वाला हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड सारे कैरेक्टर स्केचेस एंड पोएटिक डिवाइसेस भी। तो जब आप चैप्टर्स पढ़ लो और टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, उसके बाद आप एक बार इंग्लिश के लिए उस पीडीएफ को पढ़ लेना। राइटिंग सेक्शन के लिए भी मेरी एक वीडियो है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हिंदी में तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चों को एनसीईआरटी से कहानी समझ आ जाती है, एंड वो आंसर्स भी लिख ही लेते हैं। तो आप एक बार बस एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना, एंड टेक्स्ट इन टेक्स्ट के सॉल्यूशंस पढ़ लेना। तो जब थ्योरी कवर हो गई है, हमने टेक्स्ट एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, नेक्स्ट इज चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। अब इस चीज के ऊपर मैं बाद में भी आऊंगा वीडियो के अंदर, बट मैं आपको इतना बता देता हूं कि आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं थ्योरी एंड टेक्स्ट एंड टेक्स्ट समझने के बाद, एंड बस इतना करके आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि भैया आपने एनसीईआरटी पढ़ने को तो बोला ही नहीं, जबकि सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज द की। देखो ट्विस्ट यहीं पे है कि तुम्हें सब करने के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने एसएसटी के अंदर बहुत ही कम चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी। इवन साइंस वगैरह के अंदर भी मैंने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी थी। बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतनी बार गो थ्रू कर लेते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इतनी बार गो थ्रू कर लेते हो, तो एक्चुअली आप सारा कंटेंट एनसीईआरटी का गो थ्रू कर ही चुके हो। उसके बाद लास्ट में जब आपके पास टाइम बचे तब आप एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू करना चालू कर देना। मेरे पास तो वो टाइम नहीं था, बट आपके पास वो जरूर बचेगा, तो आप उसे जरूर कर लेना। बाकी हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ भी मत छोड़ना, भले वो एग्जाम्पल हो, टेक्स्ट हो, इन टेक्स्ट हो या फिर एक्टिविटी हो, वो सब तुम्हें सॉल्व करनी है सेकंड स्टेप पे। एंड लास्ट स्टेप है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, एंड उसको पढ़ते वक्त देख लेना कि जो चीज तुम्हें नहीं पता चली या कोई नई चीज लिखी है वहां पे, तो फिर उसे अंडरलाइन कर देना। नेक्स्ट इज बुक्स। तो देखो अब तक तो तुम समझ गए होगे, मैं कोई बड़ा फैन नहीं हूँ कि तुम्हें ये वाली रेफरेंस बुक बताऊंगा, वो वाली रेफरेंस बुक बताऊंगा, बट स्टिल आपके पास एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट्स की होनी ही चाहिए, तो वो बेसिक है, वो तुम सबके पास होगी भी। हम बढ़ते हैं कि उसके अलावा आपको किस बुक की जरूरत है। मैथ्स के अंदर आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल रिकमेंड करने के बजाय मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक वाली बुक ले लो। इसमें आपके पास्ट ईयर के बेसिस पे एनालाइज करके नए क्वेश्चंस दे रखे होते हैं अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, एंड इसके अंदर ऑलरेडी आरडी एंड आरएस के अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसको ही सॉल्व कर लेना चैप्टर वाइज। साइंस के अंदर अगर आपके पास टाइम है एंड आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको वीडियोस वगैरह देख के नहीं समझ में आता है, उसे बुक से ही पढ़ना है, तो आप फिर एस्चांत के लिए जा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर डेप्थ में चीजें होती हैं, चैप्टर्स बड़े बड़े होते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी और बुक की तरफ जा सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने एस्चांत से कुछ चैप्टर्स कवर करे थे, बट फिर जब टाइम कम हो गया था तो फिर मेरे पास एक और बुक थी ऑल इन वन की, एंड उसके अंदर स्टार्टिंग में कंसाइज वे में चैप्टर दे रखा था, तो मैं उससे गो थ्रू कर लेता था। उसके बाद मेरे पास एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की भी बुक थी, एंड स्टार्टिंग में ही उन लोगों ने चैप्टर के थोड़ी बहुत समरी दे रखी थी, तो मैं उससे गो थ्रू कर लेता था। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैसे ही मेंशन होते थे, एंड देन वो चैप्टर स्टार्ट करते थे। तो इसलिए आप अपनी नीड्स के हिसाब से एक थ्योरी बुक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका वही मेन प्राइमरी सोर्स है नॉलेज इकट्ठा करने का, तो आप किसी इन डेप्थ बुक की तरफ जाओ, अदरवाइज इसके अंदर छोटी मोटी थ्योरी दे रखी है, उससे भी काम चला सकते हो आप। अब सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, इन तीनों में थ्योरी के लिए मैं आपको कोई और रेफरेंस सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, आप एनसीईआरटी गो थ्रू करना। बस अगली बुक जो आपको लेनी है वो होगी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की। अब तक आप समझ ही गए हो एनसीईआरटी करने के बाद हमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करने हैं, तो इसलिए हमारे पास सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए। अब मैंने पर्सनली अपने टाइम पे ओसवाल बुक्स का यूज करा था, तो आप भी उनसे गो थ्रू कर सकते हो। एंड अब बीइंग अ क्रिएटर मेरे पास एक प्रिविलेज है, तो मैंने ओसवाल टीम को रीच आउट करा, एंड उन्होंने मुझे एग्री करा कि वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल कूपन कोड दे सकते हैं मुझे। तो ये है ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स, इसके अंदर पिछले 10 साल के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, एंड लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर भी है। अभी इन बुक्स पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है, एंड आप मेरा ये कूपन कोड यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए। नेक्स्ट इज टॉपर्स टाइम टेबल। नाउ ये बहुत ही ओवररेटेड चीज है। YouTube के ऊपर हर महीने क्लास अंदर कोई ना कोई क्रिएटर ही वीडियो डाल देता है, बट इसके पीछे कुछ उतनी बड़ी मिस्ट्री है ही नहीं। पहली बात तो तुम ये समझ लो कि क्लास 10 बहुत आसान है। तुम्हें लोग बहुत कुछ बोलेंगे अपना कोर्स बेचने के लिए कि भाई मेरे से पढ़ोगे तो आसान है, अदरवाइज मुश्किल ही। ऐसा कुछ नहीं है, आसान ही है क्लास 10। आप दिन में स्कूल से आने के बाद 2-3 घंटे की भी सेल्फ स्टडी कर लो रोज अभी से, तो वो भी इनफ है। बट हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे हो एंड आपको भी बहुत ही कम टाइम में अच्छा स्कोर करना हो, तो आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है। रोज सोने से पहले आपको डिसाइड करना है कि कल के टास्क क्या क्या होंगे। एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसके अंदर आप लिख लो कि कल मुझे क्या क्या करना है। दिन के एंड में आप उसमें से टिक करते चलो कि आपने उसमें से कितने % ऑफ द टास्क कर लिए। हो सकता है 5 टास्क थे, आपने 2 कर लिए, तो आप 40% की एफिशिएंसी पे हो। इस एफिशिएंसी को आपको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है, एंड आप दिन में अपने टास्क का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करो कि जिस भी टाइम पे आपका फोकस कम होगा वहां पे हम लेस प्रोडक्टिव काम करेंगे। एंड दैट्स इट। उतना कुछ कॉम्प्लेक्स सीक्रेट टॉपर्स टाइम टेबल नहीं है, बस एक टू डू लिस्ट बनाओ, अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करो, एफिशिएंसी ट्रैक करो, एंड ट्राई करो अपनी एफिशिएंसी को रोज मैक्सिमाइज करने का, एंड एवरी डे मोर प्रोडक्टिव ह्यूमन बनने का। लास्टली इज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स।
तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का हमें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डर रहता है कि यार ये कब करेंगे, बट मेरी एडवाइस ये है कि अभी के लिए इसे छोड़ दो। ऑप्शनल सब्जेक्ट का जनरली सिलेबस कम रहता है एंड मैक्सिमम केसेस में बस थ्योरी वाले होते हैं, तो अगर आप इसे अभी से पढ़ोगे तो वैसे भी आप भूल जाओगे। तो आप ये करना कि जनवरी के एंड में आप इसके लिए 6-7 दिन रखना एंड उसके अंदर इसे खींच देना। एंड अगर आप लकी हुए तो आपके इस पेपर में छुट्टी मिल जाएगी आपको 7-8 दिन की। तो जब आपको छुट्टी मिल जाएगी तो उसके अंदर ही देख लेना। इसके लिए आपको कोई बुक वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर अपना कोर्स कोड डालना, आपको कोई ना कोई टीचर मिल ही जाएगा जो आपको पूरा पढ़ा देगा कुछ ही घंटों के अंदर। तो आप वहां से उसको पढ़ लेना, कुछ पुराने पेपर सर्च करके देख लेना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर उसकी कोई स्पेसिफिक बुक हो तो उस बुक की पीडीएफ खोल के एक बार उसके क्वेश्चन से गो थ्रू कर लेना। कुछ दिन का काम होगा, अभी से उसकी टेंशन मत लेना ऑप्शनल सब्जेक्ट की। लास्टली वो सीक्रेट टिप, आई नो थोड़ा अजीब साउंड करने वाला है, तुम्हें सैंपल पेपर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आई नो तुम सोच रहे होगे कि शायद अभी लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में तो लगाने ही पड़ेंगे, बट नहीं, तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स के सारे सैंपल पेपर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके अंदर एक्सेप्शन है, मैथ्स के अंदर तो तुम एक सैंपल पेपर की बुक लेना और सारे पेपर्स लगाना एंड ट्राई करना कि पेपर को 2.5 घंटे के अंदर ही खत्म कर दो। बट साइंस, इंग्लिश, इन सब में आपको इतने सैंपल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है अभी से। हाँ, अगर आपका सिलेबस टाइम से बहुत पहले हो जा रहा है, कुछ करने को बचा ही नहीं है, तब तो भाई बिल्कुल लगाओ। अभी से तैयारी चालू करोगे तो बिल्कुल लगाना। बट जो बंदा इस वीडियो को बाद में देख रहा है, टाइम कम है उसके पास, उसको भाई सैंपल पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाइम वेस्ट ही होता है। बट हाँ, आप सैंपल पेपर की बुक खरीदना जरूर, आप उससे गो थ्रू करना एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे आप उनका पीछे से सोल्यूशन देख लेना कि आपको पता चल जाए कि आखिर लिखते कैसे है। नए एमसीक्यू देखने में भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके एमसीक्यू गलती हो जाए। तो सैंपल पेपर की बुक लेके सारे एमसीक्यू से गो थ्रू कर लिया। इंग्लिश के अंदर, एसएसटी के अंदर आंसर से गो थ्रू कर लिया कि हमें आंसर्स लिखने कैसे हैं। बाकी अभी आप प्री बोर्ड्स वगैरह दोगे, आपके स्कूल के अंदर भी पेपर होंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट वहां पे सीख ही जाओगे। एंड नहीं भी सीखोगे तो मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा जिससे आपके टाइम मैनेजमेंट में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर टाइम कम है तो इसकी बीटी मत लो, इंस्टेड आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज पे ही फोकस करना एंड सैंपल पेपर की बुक्स को भी एज क्वेश्चन बैंक ही गो थ्रू करना। तो दैट्स इट। ये सब करके आप गारंटी कर लेते हो कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो जैसा मैंने कहा, क्लास 10th के एग्जाम बहुत ईजी होंगे, बस अभी से आप सब मेहनत करने लग जाओ। एंड अभी तो इतना टाइम है, हो सकता है आप में से किसी के 500 आउट ऑफ 500 भी आ जाए। तो अगर आप ऐसा कुछ एम रखते हो